दोस्तों आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत में विकास कुमार। आज मैं कांग्रेस के टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कांग्रेस पढ़ाने से पहले दो पंक्ति बोलूँगा। लक्ष्य पाने के लिए मन तन धन और तीनों लगा दीजिएगा दोस्तों। सच कहता हूँ कुंडली में लिखे हुए वो सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए। मैं आज कांग्रेस टॉपिक लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आइए मैं कांग्रेस के टॉपिक को बताता हूँ। कांग्रेस क्या चीज़ है। कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस जो है यह उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। ये शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। क्या होता है? कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपुल्स। ग्रुप और पीपुल्स। आइए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ यूम के द्वारा किया गया था। एओ यूम के द्वारा किया गया था जो स्कॉटलैंड का निवासी था। ए यूम की मैं बात करूं तो ए यूम एक सैनिक पेशे से जो है एक सैनिक अधिकारी था। क्या था? सैनिक अधिकारी था, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। मैं ये स्कॉटलैंड के रहने वाला था। तो स्कॉटलैंड की राजधानी की मैं जहाँ तक बात करूँ तो स्कॉटलैंड की राजधानी जो है यह एडिनबर्ग पड़ता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा मेरे भाई। आइए, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था। कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करूँ, ये कांग्रेस की स्थापना पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में नहीं होने के कारण कुछ वजह से वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैलने, जीवाणु के द्वारा जो प्लेग होता है, ये बीमारी फैलने के कारण कांग्रेस की स्थापना जो है पूना में नहीं करके बम्बई में किया गया था। और बम्बई में भी कहाँ किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना कांग्रेस का किया गया था। मेरे एक एक बातों पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि मस्ट मैं जो भी बोलता हूँ क्वेश्चन ही बोलूँगा और मस्ट विभिया क्वेश्चन बोलूँगा। आइए, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी प्राचीन नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राचीन नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे दादा भाई नौरोजी ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। आइए, उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, यानी कि उस समय यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है इसके नाम को बदल करके पूर्ण नाम को भारतीय राष्ट्रीय संघ किया था। आप वीडियो को लगे रहिएगा, पूरा देखिए। उस समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तो उस टाइम में यानी कि वायसराय कौन था? जो डफरिन था, जो कि 1884 से 1888 ईस्वी तक ये कांग्रेस की वायसराय रहा था। तो यानी कि अगर पूछा जाएगा कांग्रेस की टाइम में वायसराय कौन था तो क्या बोलिएगा? डफरिन था। उसके बाद में बात करता हूँ आपसे, यानी कि जब कुछ इतिहासकारों ने कांग्रेस के बारे में कुछ आलोचना भी किया था, यानी कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है तो पतन की ओर जा रही है, तो उस आलोचना को हम देखते हैं कौन क्या आलोचना किया था। यानी कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। यानी कि डफरिन ने कहा कांग्रेस जो है यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का संस्था था। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो पहली बार जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोग ही उसमें शामिल हुआ था, जो कि बहुत कम ही लोग था। और कुछ बुद्धिजीवी लोग था और वकील 39 तो लगभग वकील था, यानी कि 72 लोगों में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग ही उसमें शामिल था। इसीलिए डफरिन ने कहा ये अल्पसंख्यकों की यानी कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक की संस्था है। उसके बाद कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस जो है अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये शब्द कर्जन ने कहा था, जिसे कर्जन को बंगाल विभाजन का जनक भी आप सभी जानते होंगे कहा जाता है। 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद देखिए इतिहास उसके बाद क्या इतिहासकार ने आलोचना किया। उसके बाद कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। ये किसने कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने की संस्था है? तो बीजी तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक आप कहते हैं, ये कहा था कांग्रेस जो है भीख मांगने की संस्था है। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस में उपस्थित लोग जो था, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में उपस्थित था मेरे भाई, ये अपनी प्रस्ताव को पारित करता था, यानी कि ये लगता था कि अंग्रेज से भीख मांग रहा है। इसीलिए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा
ये भीख मांगने का संस्था है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यानी कि कांग्रेस की आवाज़ जो है यह जनता की आवाज़ नहीं है। ये किसने कहा था? तो कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है मेरे भाई, ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। कौन कहा था? ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जो है ये जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस के लोग पदों की भूखे हैं, ये किसने कहा था? कांग्रेस की शब्द जो होती है यानी कि लोग पदों की भूखे हैं, ये कहा था मेरे भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग जो है पदों की भूखे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, कहा था यदि वर्ष में मेढक की तरह सिर्फ एक बार कुछ नहीं टटराने से कुछ नहीं होगा, यानी कि वर्ष में अगर एक बार आप मेढक की तरह टटराइएगा तो कुछ नहीं होगा। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक, जिसे आप बीजी तिलक कहते हैं। उसके बाद में यानी कि अधिवेशन पढ़ाऊंगा, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अधिवेशन की बात करता हूँ। पहला अधिवेशन जो हुआ था, पहला अधिवेशन बम्बई में होता है, यानी कि 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन होता है, ये बम्बई में होता है। और पहला अधिवेशन बम्बई में होता है यानी कि 1885 ईस्वी में। अध्यक्षता करता है WC बनर्जी, अध्यक्षता WC बनर्जी करता है, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेता है। जिस 72 प्रतिनिधि में इस कांग्रेस इस पहला अधिवेशन की यही विशेषता है, जिसमें 39 को कम से कम वकील था, यानी कि इसमें बुद्धिजीवी लोग ही शामिल हुए थे, यानी कि बहुत कम संख्या में 72 आदमी इसमें शामिल हुआ था। और दूसरा अधिवेशन की बात करता हूँ जो 1886 में कलकत्ता में होता है। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, जो 1886 ईस्वी में होता है। उसके अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करता है। और ये 3 बार अध्यक्षता करता है पूरे जितना कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें दादा भाई 3 बार अध्यक्षता करता है मेरे भाई। दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता भी करता है। उसके बाद देखिए आप 1886 में भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करता है। उसके बाद 1893 ईस्वी में भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करता है। उसके बाद 1906 ईस्वी में भी यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करता है, यानी दूसरा अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करता है। इसकी विशेषता यही है कि दादा भाई 3 बार अध्यक्षता करता है, जो कि 1886, 93 और 1906 में किया करता है। तीसरा अधिवेशन की बात करूँ, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में होता है। यह मद्रास में होता है मेरे भाई, और एक मुस्लिम अध्यक्ष इसमें भाग लेता है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी यह एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होता है जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है। उसके बाद चौथा अधिवेशन की मैं बात करूं तो इलाहाबाद में यह चौथा अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन होता है मेरे भाई। और इसमें भाग लेता है जज जूले, जो कि ईसाई धर्म का था। और प्रथम कहा यह अंग्रेज था। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रथम अंग्रेज था और ईसाई धर्म का था। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यह भाग लेता है। उसके आप देखिए 4 अधिवेशन अभी तक में हुआ है। बम्बई में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, मद्रास में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। चारों अधिवेशन में सभी धर्म के लोग भाग लिए। पहला अधिवेशन आप देखिए WC बनर्जी भाग लेते हैं, जो कि हिंदू होते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी भाग लेते हैं, जो कि पारसी होते हैं मेरे भाई। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी भाग लेते हैं, जो देखिए आप मुस्लिम है। उसके बाद जज जूले भाग लेते हैं, जो ईसाई है। यानी कि सभी जात धर्म के लोग इसमें भाग लेता था। और इस कांग्रेस का अधिवेशन का उद्देश्य यही था, सभी धर्म को लेकर के, सभी जात को लेकर चलना, और सभी जगह अलग अलग जगह पर यह अधिवेशन को करना। जहाँ आप देखिए सभी जगह बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, इलाहाबाद में 4 जगह किया गया, यानी कि अलग अलग स्थान पर किया गया। आइए 5वां अधिवेशन की मैं बात करता हूँ। 5वां अधिवेशन की मैं बात करूँ तो 5वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता करता है। यह एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। इसका लिखने का यानी कि वंदे मातरम लिखने का जो है यानी कि दायित्व इसको बंकिम चंद्र चटर्जी को जाता है, यानी इसी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत को लिखा था। उसके बाद मैं जस्ट नेक्स्ट अधिवेशन बताऊंगा, आप जब तक यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट अधिवेशन की मैं बात करता हूं। 1905 ईस्वी में अधिवेशन होता है।
1905 ईस्वी में अधिवेशन बनारस में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले इसमें अध्यक्षता करता है। और ये अधिवेशन में एक बात है, विशेषता यही है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में जो कर्जन के द्वारा किया गया था, बंग भंग आंदोलन, यही हुआ था। उसके बाद जस्ट जो होती है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करता है। यानी कलकत्ता के अधिवेशन 1906 ईस्वी में जो होता है, इसका अधिवेशन दादा भाई नौरोजी करता है। और सबसे पहली बार 1906 ईस्वी में ही स्वराज शब्द की मांग किया गया था। किस शब्द का? स्वराज शब्द का मांग सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने यानी कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। उसके बाद में बात करता हूँ 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन होता है, जो कि राज बिहारी घोष इसका अधिवेशन की अध्यक्षता करता है मेरे भाई। और राज बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में फूट हो जाती है। यानी कि गरम दल और नरम दल का यानी कि गरम दल का अलग कुछ मत होता है, नरम दल का कुछ अलग मत होता है, जिसके फलस्वरूप ये दो भाग में यानी कि बट जाता है। जैसे नरम दल की मैं बात करूं तो लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय होता है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यानी ये गरम दल के नेता थे। जैसे नरम दल की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जैसे हो गए। और 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गया। उसके बाद में बात करता हूँ 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है मेरे भाई, और इसकी अध्यक्षता करता है ईश्वर नारायण दत्त। यानी कि कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है, इसका अधिवेशन की अध्यक्षता ईश्वर नारायण दत्त करता है। और यह पहली बार इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में यानी कि कलकत्ता के ईश्वर नारायण दत्त जो अधिवेशन में अध्यक्षता करता है, उसी में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया जाता है। ये राष्ट्रीय गान की मैं बात करूं तो इसकी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर होता है, जिसे एशिया के साहित्य क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान लिखता है, हमार सोनार बांग्ला। मेरे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं, जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भावुकता के साथ कहा था कि हमारा बांग्ला सोना, हमार बांग्ला सोना, मतलब हमार बांग्ला जो है सोना की तरह है, भावुकता के साथ कहा था, जो कि अलग हो रहा था उस टाइम में। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यानी कि राष्ट्रीय गान भी होती है, ये इसमें 13 पंक्ति होता है और ये 52 सेकंड में गाया जाता है मेरे भाई। अब ये 52 सेकंड में गाया जाता है। आप स्क्रीन शॉट पूरा ले लीजिए, तब मैं आता हूँ फिर से। उसके बाद 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है मेरे भाई। और 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में होता है, इसका अध्यक्षता करता है अंबिका चंद मजूमदार। और 1907 ईस्वी में जो फूट पड़ता है नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों इस अधिवेशन में क्या होता है, एक हो जाता है। ये तीनों जो होता है एक हो जाता है। लखनऊ में अधिवेशन होता है, ये तीनों एक हो जाता है। और इसी अधिवेशन में 1906 में जो स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने शब्द का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पे जो होता है स्वराज शब्द का पूरा परिभाषित किया जाता है, पूरा उसका उद्देश्य बताया जाता है, सारा डिटेल किया जाता है यहाँ पर स्वराज शब्द का। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक कहता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक का इसके दो उत्सव भी है, यानी कि दो पर्व है। देखिए ये दो पर्व बनाता था। 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव बनाया था, 1995 ईस्वी में शिवाजी उत्सव बनाया जाता है। दो उत्सव बनाता है, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा, उसके बाद शिव जी की पूजा। यानी कि आप इस तरह आप याद कर सकते हैं, 1893 में गणेश उत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव। और बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं मेरे भाई, तो बाल गंगाधर तिलक को यानी कि लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करता हूँ 1917 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन होता है मेरे भाई, और एनी बेसेंट इसमें भाग लेता है, जो कि यह भारतीय महिला नहीं था, यह आयरलैंड का महिला था। कहाँ का महिला था? आयरलैंड का महिला था। पहली महिला अध्यक्ष आयरलैंड का, यानी कि एनी बेसेंट होता है। अभी तक जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है पूरा 1947 तक 48 तक, जिसमें 3 महिला भाग लेता है, जिसमें पहला महिला जो भारतीय नहीं था एनी बेसेंट हो जाता है,
भारतीय की मैं बात करूं जो आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ये सरोजिनी नायडू हो जाता है। एक नलिनी सेनगुप्ता होता है जो कि तीन महिला अभी तक यानी पूरा 1947-48 तक कांग्रेस में भाग लेगा। उसके बाद में जस्ट अगला अधिवेशन पर आता हूं मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों 1924 ईस्वी में बेलगाम में अधिवेशन होता है, कर्नाटक में पड़ता है। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी फर्स्ट बार इस अधिवेशन में भाग लेता है मेरे भाई, और पहली बार ये अध्यक्षता करता है महात्मा गांधी, जो कि एक बार ही महात्मा गांधी अध्यक्षता 1924 में बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है जहां अध्यक्षता करता है। उसके बाद में 1925 की बात करता हूं तो 1925 ईस्वी में कानपुर में यूपी कानपुर में सरोजिनी नायडू जो होता है अध्यक्षता करता है मेरे भाई। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला था जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करता है, सरोजिनी नायडू। इसकी बात में बात करूं कांग्रेस की अध्यक्षता यानी कि सरोजिनी नायडू की बात करूं, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला था, और इसे भारत का कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। एक कोकिला स्वर कोकिला होता है जो लता मंगेशकर को कहा जाता है मेरे भाई, लेकिन एक कोकिला यानी कि इसे भी सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करूं, ये भारत का प्रथम राज्यपाल भी होता है जो कि यूपी में रहता है, यूपी का होता है, यानी कि भारत का राज्यपाल प्रथम में बात करूं तो सरोजिनी नायडू होता है। उसके बाद में बात करता हूं आपसे 1929 में अधिवेशन होता है, कहाँ, लाहौर में होता है, और इसकी अध्यक्षता करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू करता है इसकी अध्यक्षता, और ये लाहौर में रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन होता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू यह अध्यक्षता करता है मेरे भाई, तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की प्राप्ति बात कहा गया था, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग इसमें कहा गया था, और 26 जनवरी 1930 को इस दिन स्पेशल दिन घोषित किया गया था। इसीलिए मैं बात करता हूँ संविधान बनने के बाद भी 26 जनवरी को ही संविधान सभा में संविधान को घोषित किया गया था, इसी दिन को याद रखने के लिए। आइए उसके बाद में नेक्स्ट अधिवेशन आपके साथ लेकर आता हूँ दोस्तों। उसके बाद जो होता है 1931 में अधिवेशन होता है, और 1931 के अधिवेशन में जो होती है कराची में होता है मेरे भाई। कराची में अधिवेशन होता है, उसमें भाग लेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लेता है, और इसकी मुख्य बिंदु है इस अधिवेशन की मेरे भाई, इसमें मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। इस 1931 कराची अधिवेशन में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करता है, इसकी मुख्य बिंदु है कि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। उसके बाद यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। उसके बाद तीसरा बिंदु में बताऊं तो भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यानी कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होता है मेरे भाई। और गृह मंत्री की मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होता है। ये 5 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यानी कि मौलिक अधिकार, यानी कि 1931 के कराची अधिवेशन में यानी कि मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। उसके बाद यानी कि लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि उसके बाद भारत का उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भारत का प्रथम गृह मंत्री की मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद फिर 1936 में अधिवेशन होता है लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी इसमें भाग लेता है। यानी कि देखिए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे या गृह मंत्री, जस्ट प्रधानमंत्री भाग लेता है 1936 में, 31 में और 36 में प्रधानमंत्री भाग लेता है लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका कहना था मेरा लक्ष्य है समाजवाद का स्थापना करना, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था इस अधिवेशन में मेरा लक्ष्य है समाजवाद का स्थापना करना। और 1937 में फिर अधिवेशन होता है फैजपुर में, जो कि प्रथम गाँव में अधिवेशन ऐसा होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लेता है, और ये अधिवेशन गाँव में होता है, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भाग लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं सेट हो जाता हूँ। उसके जस्ट बाद मेरे भाई, उसके जस्ट बाद यानी कि 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा में, जस्ट बाद
और हरिपुरा में जो अधिवेशन होता है उसका अधिवेशन की अध्यक्षता करता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता करता है 1938 ईस्वी में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में हरिपुरा पड़ता है मेरे भाई। उसकी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस करता है। और उसके बाद जस्ट ये होते 1939 में त्रिपुरी में जो MP में पड़ता है, इसका अध्यक्षता भी करना सुभाष चंद्र बोस ही करना चाहता है। लेकिन 1939 में त्रिपुरी MP में यानी कि अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस करना चाहता था, यानी कि तो इसमें विवाद हो गया। यानी कि एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस था तो एक तरफ से पताबी सीतारमैया था। ये कि जो कि पताबी सीतारमैया की तरफ से महात्मा गांधी था मेरे भाई, और सुभाष चंद्र बोस ये इस तरफ से अकेला था। लेकिन जब यानी कि ये दोनों चाहते थे कि इस अधिवेशन में मैं अध्यक्षता करूं, लेकिन उस बीच में यानी कि चुनाव करा दिया जाता है। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाता है। जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद यानी कि महात्मा गांधी तरफ से जो सीतारमैया था, इसका यानी कि महात्मा गांधी का अथी रखते हुए महात्मा गांधी के मान को रखते हुए सीतारमैया को यानी कि सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता छोड़ दिया। सीतारमैया को बोला अध्यक्षता करने के लिए, यानी कि तो महात्मा गांधी बोला जब सीतारमैया को अध्यक्षता करने के लिए, तो यानी कि पताबी सीतारमैया ने अध्यक्षता नहीं किया। उस स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होता है, ये अध्यक्षता करता है। और मैं इस अधिवेशन की मैं बात करता हूँ मेरे भाई। जब सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाता है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है। यानी सुभाष चंद्र बोस त्याग देने के बाद जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में मेरे भाई करता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही कहता यही कहता है कि नारा देता है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यानी ये नारा सुभाष चंद्र बोस ही देता है। उसके बाद जस्ट अधिवेशन होता है 1940 से 1945 तक, सबसे लंबे काल में होता है। ये अधिवेशन अब्दुल कलाम आज़ाद इसका अध्यक्षता करता है मेरे भाई। अब्दुल कलाम आज़ाद ये अध्यक्षता करता उस टाइम में 1940 से 1945 के टाइम में, यानी कि देश आज़ाद ही होने वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और इस समय सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की मैं बात करूँ तो इस लंबे समय में अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ही किया था, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री था अब्दुल कलाम आज़ाद। आप सभी जानते होंगे यह एक युवा अध्यक्ष था। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में युवा अध्यक्ष कौन था, ये प्रथम युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो कि सबसे लंबे समय तक रहा था। और शिक्षा मंत्री भी भारत का प्रथम था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छा से तब तक। दोस्तों उसके बाद जो होता है मेरठ में ये होता है अधिवेशन होता है। मेरठ में अधिवेशन 1946-47 में होता है। मेरठ में होता है JB कृपलानी इसका अध्यक्षता करता है। और स्वतंत्रता के टाइम में ये अधिवेशन को माना जाता है। कुछ टाइम के लिए बीच में राजेंद्र प्रसाद भी आया था मेरे भाई, लेकिन फिर वह चले गए क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष उसको चुना था, इसीलिए बीच में ही कुछ टाइम के लिए आया था, वो चले गए। लेकिन स्वतंत्रता के टाइम की मैं बात करूँ अध्यक्षता की जो तो JB कृपलानी ने किया था मेरे भाई। उसके बाद यानी स्वतंत्रता के बाद में अधिवेशन की बात करूँ 1948 में 55वां अधिवेशन जयपुर में होता है, जो इसका अध्यक्षता पताबी सीतारमैया करता है मेरे भाई। मैं कांग्रेस आपका वीडियो में यही ख़त्म करता हूं मेरे भाई। आपको मैं यही उम्मीद करूंगा ये वीडियो का आप पूरा देखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आप अच्छे से पढ़ते होंगे। जय हिंद। यहीं अपना वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।